Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. So in this session I am going to explain legal terms and phrases. So let us start. First is true bill. Now true bill means कि जो ज्यूरी का डिसीजन है, रिटर्न डिसीजन है, और वो डिसीजन उन्होंने कैसे दिया है, सफिशेंट एविडेंसेस के साथ दिया है। दैट इज़ कि दोनों पार्टीज़ ने एविडेंसेस दी हैं, दे हैव हर्ड दैट एविडेंसेस फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन की, और इसे ये बिलीव कर रहे हैं कि अक्यूज़ ने क्राइम कमिट किया एंड दैट पर्सन शुड बी सेंट टू द कोर्ट, दैट इंडिक्टमेंट शुड बी सेंट टू द कोर्ट। सो इट ट्रू बिल क्या है? इट इज़ द रिटर्न डिसीजन ऑफ अ ग्रैंड ज्यूरी। नाउ नेक्स्ट लीगल टर्म इज ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या है? एवरीबडी नोज। ट्रस्ट एक एंटिटी है जहाँ पे एसेट्स होल्ड किए जाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ सर्टन पर्सन्स और एंटिटीज़। ठीक है, बेनिफिट कुछ एसेट्स वहाँ पे होल्ड किए जाते हैं, किसके बेनिफिट के लिए? कुछ लोगों के बेनिफिट के लिए, एंटिटीज़ के बेनिफिट के लिए। और ट्रस्ट को मैनेज कौन कर रहा है? ट्रस्टी कर रहा है। सो ज़्यादा जो ट्रस्ट हैं वो दैट ट्रस्ट आर फाउंडेड बाय द पर्सन्स एंड दे आर कॉल्ड द ट्रस्टर्स, सेटलर्स और डोनर्स हु एग्जीक्यूट अ रिटर्न declaration of trust which establishes the trust and spell out the terms and condition upon which it will be concluded. So declaration में क्या है? ओरिजिनल ट्रस्टी का नाम आता है, ट्रस्टीज़ का सक्सेसर का नाम आता है, या फिर द मीन्स टू चूज़ दी फ्यूचर ट्रस्टीज़। सो एसेट्स है जो ट्रस्ट के, ये ट्रस्ट को दिए जाते हैं बाय द क्रेडिटर्स। ये जो एसेट्स है दे मे बी एडेड बाय द अदर्स। अब ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ट्रस्टर, जब ट्रस्टर ज़िंदा है, ट्रस्टर की लाइफ टाइम में जो प्रॉफिट्स हैं और समटाइम्स यू कैन से अ पोर्शन ऑफ द प्रिंसिपल दैट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेनिफिशरीज। और जो रिमेनिंग एसेट हो जाएंगे, जो लास्ट ट्रस्टर है या सेटलर उसकी डेथ हो गई, तो रिमेनिंग एसेट्स हैं दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेनिफिशरीज। सो ट्रस्ट मे टेक द प्लेस ऑफ अ विल एंड अवॉइड probate by providing for the distribution of all assets originally owned by the trusters or settlers upon their death. Is it clear? So there are various types of trust जो revocable trust भी होते हैं, they are created to handle the trusters asset. Is it clear? ट्रस्टर के एसेट को तो उन्हें लिविंग ट्रस्ट या इंटरवाइवस ट्रस्ट भी बोलते हैं, जो irrevocable हो जाते हैं ऑन द डेथ ऑफ द फर्स्ट ट्रस्टर कि विच कैन नॉट बी चेंज्ड एट एनी टाइम। फिर आपके आते हैं चैरिटेबल रिमेंडर एंड ट्रस्ट। ये प्रोवाइड क्या करते हैं? इवेंचुअली ग्रांटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स टू द चैरिटी दस गेनिंग अ सब्सटैंशियल टैक्स बेनिफिट। उन्हें कोर्ट डिक्री कंस्ट्रक्टिव और रिजल्टिंग ट्रस्ट ओवर प्रॉपर्टी हेल्ड बाय समवन फॉर इट्स ओनर। So testamentary trust है, they can be created by will to manage assets which are given to the beneficiary. This is a trust. Now trust deed. Trust deed क्या है? ये deed of trust का दूसरा नाम है जिसमें कि टाइटल ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रस्टी के नाम पे किया जाता है, so that the beneficiary है he should be protected under the loan is paid back. सो दैट इज़ अ ट्रस्ट डीड। नेक्स्ट इज़ अ ट्रस्ट फंड। ट्रस्ट फंड क्या है कि जो प्रिंसिपल है ट्रस्ट का दैट इज़ मेड अप ऑफ इट्स एसेट्स, और कई बार प्रॉफिट से भी बना होता है, दैट इज़ ट्रस्ट फंड। नेक्स्ट इज़ ट्रस्टी। ट्रस्टी मीन्स अ पर्सन और एंटिटी हु होल्ड्स द एसेट्स ऑफ अ ट्रस्टी। बेनिफिशरीज़ के लिए जो ट्रस्ट एसेट्स होल्ड कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं ट्रस्टी को, दैट इज़ अ ट्रस्टी। अब बहुत सारे इंटरवाइवस ट्रस्ट में, लिविंग ट्रस्ट में जो क्रेडिटर होता है ट्रस्ट का, वो अपने आप को क्या है, जो क्रिएटर है ट्रस्ट का, नेम्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज द ओरिजिनल ट्रस्टी हु विल मैनेज द trust until his or her death when it is taken over by a successor trustee.
In some trusts, such as charitable remainder trust, the trustee must be independent and therefore cannot be the creator of the trust. ठीक है, तो अगर ट्रस्टी प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, ही हैज़ अ टाइटल टू द प्रॉपर्टी, या वो होल्ड कर दे ट्रस्ट के बेनिफिट के लिए और उसके बेनिफिशरीज के लिए, देन ही इज़ अ ट्रस्टी. इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ द ट्रस्टर. जो ट्रस्ट को क्रिएट करता है उसको हम ट्रस्टर कहते हैं. जो इट मीन्स जो कि ओरिजिनल एसेट्स ट्रस्ट में रखता है उसको ट्रस्टर बोलते हैं. नेक्स्ट इज टर्न स्टेट्स एविडेंस. टर्न स्टेट एविडेंस मीन्स इट मीन्स जब किसी पर्सन ने कोई क्राइम कमिट किया है, ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, तो वो ये डिसाइड करता है कि प्रोसिक्यूटर को एविडेंस देगा कि ये क्राइम कमिट हुआ था, और अगर उसके साथ कोई और पार्टिसिपेंट्स भी इंक्लूड हो उनके बारे में भी वो बताएगा. लेकिन वो कहते हैं कब बताएगा? अगर उसको लीनियंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कम पनिशमेंट दी जाएगी. इज इट क्लियर? दैट इज़ अ टर्न स्टेट्स एविडेंस. सो लुक एट योर स्क्रीन्स. फॉर अ पीरियड अक्यूज्ड ऑफ क्राइम टू डिसाइड टू गिव द प्रोसिक्यूटर एविडेंस अबाउट द क्राइम इंक्लूडिंग फैक्ट्स अबाउट अदर पार्टिसिपेंट्स इन द क्राइम इन रिटर्न फॉर अ लीनियंट ट्रीटमेंट, अ प्ली बार्गेन और अ रिकमेंडेशन ऑफ अ लाइट सेंटेंस. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट लीगल टर्म on your screen is ultimate facts. Now next is ultimate fact. Ultimate fact क्या है कि what is the fact, ultimately है क्या? So ट्रायल में अगर हम कह रहे हैं कि कंक्लूजन ऑफ फैक्ट है, वो लॉजिकली कहाँ से आया है? एविडेंसेस से आया है. तो इसमें क्या है? अल्टीमेट फैक्ट का मतलब जो एविडेंटरी फैक्ट्स हैं कि जो ड्राइवर कौन था? नितिन सिंह था. उसने अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा एक्सीड किया हुआ था. जो लिमिट है स्पीड उससे बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्सीड था. वो 2 लाइनों में ड्राइव कर रहा था. ठीक है, तो उसका जो कंट्रोल था कार से, कंट्रोल लॉस्ट हो गया. तो अल्टीमेट फैक्ट क्या था? कि नितिन नेग्लिजेंट है. जो हमें फैक्ट से पता लग रहा है, तो जो कंक्लूड होगा दैट इज़ अ अल्टीमेट फैक्ट. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ अल्ट्रा वायरस. अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड पार्स. कि अगर आप कोई काम कर रहे हो एंड दैट यू आर नॉट हैविंग दी पार, अपनी लिमिट से बाहर जाके, अपनी पार से बाहर जाके आप काम कर रहे हो, दैट इज़ अल्ट्रा वायरस. इज इट क्लियर? आउटसाइड द अथॉरिटी कर रहे हो. अल्ट्रा हाजर्डस एक्टिविटी. अल्ट्रा हाजर्डस एक्टिविटीज़ मीन्स कि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है. दैट इज़ वेरी हाजर्डियस. इज़ इट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग विद हाई एक्सप्लोसिव्स और कंडक्टिंग प्रोफेशनल ऑटो रेस ऑन पब्लिक स्ट्रीट इज़ अल्ट्रा हाजर्डियस एक्टिविटी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज़ अनक्लीन हैंड्स. अनक्लीन हैंड्स मीन्स ये लीगल डॉक्यूमेंट है विच इज़ अ डिफेंस टू कंप्लेंट. ये कहते हैं कि पार्टी है जो जजमेंट के लिए पूछ रही है, दे कैन नॉट हैव हेल्प ऑफ द कोर्ट इफ़ ही और शी डज एनीथिंग इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट ऑफ लॉ. अनक्लीन हैंड्स मीन्स जब आप कोर्ट में जा रहे हो, केस फाइल कर रहे हो, कंप्लेंट कर रहे हो, तो अनक्लीन हैंड्स का मतलब है कि जब आप कोई कंप्लेंट फाइल कर रहे हो, आप कोई केस फाइल कर रहे हो, तो उसमें यू आर गोइंग विद अ क्लीन हैंड्स. इज़ इट क्लियर? कि आप जा रहे हो, आप गुड फेथ से जा रहे हो, आप वहाँ पे जाके कुछ झूठ नहीं बोल रहे हो. Now for example, Rakesh Sharma sues Ajay Rathore for the breach of contract for failure to pay the full amount of construction of an addition to his house. ये जो आपके स्क्रीन्स पे आपके सामने लीगल टर्म्स हैं, अनक्लीन हैंड, उसमें आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है जहाँ पे उन्होंने कहा है राकेश शर्मा ने अजय राठौर को स्यू किया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कि ही हैज़ फेल्ड टू पे द फुल अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशन टू हिज हाउस. अजय क्या प्रूव कर रहे हैं? अजय प्रूव्स दैट राकेश हैड शोन हिम फेक्ड एस्टिमेट फ्रॉम सब कॉन्ट्रैक्टर्स टू जस्टिफाई हिज ओरिजिनल बिड टू अजय.
So it means he is coming by the unclean hands. So plaintiff है, he must plead by the clean hands. वो कोर्ट में जा रहे किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हैं, तो he must go with the clean hands. Is it clear? Next legal term is unconscionable. Unconscionable means कि when you are referring to a contract कि आप बार्गेन कर रहे हो विच इज़ वेरी अनफेयर टू द पार्टी. अब मैं जाके कह रही हूँ 1000 रुपये की चीज़ है, 100 रुपये में दे दो. इज़ इट फेयर? सो नो रीजनेबल और इन्फॉर्म्ड पर्सन वुड अग्री टू इट. तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में कोर्ट अनकॉन्शियबल कॉन्ट्रैक्ट्स को इन्फोर्स नहीं करेगा विच आर अनफेयरली ट्रीटेड. उसे मिसलीड किया गया था या इंफॉर्मेशन कम दी गई थी या इट वो साइन वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो साइन किया गया था अंडर ड्यूरेस, अंडर कॉर्जन और अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग. इज इट क्लियर? दैट इज़ अनकॉन्शियल बार्गेन. अनकॉन्शियबल बार्गेन. नेक्स्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स which violates the provision of constitution. It means here we are referring to some statute, कोई गवर्नमेंट कंडक्ट है, कोर्ट डिसीजन है, अगर वो अपने इस तरह के कोई डिसीजन दे रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, दैट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल. नेक्स्ट इज अंडर द इन्फ्लुएंस. इट इज़ नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस मीन्स कि जब ड्रंक कर रहे हो, इतनी ज़्यादा आपने ड्रिंक कर ली है, यू नो, अब आपको ये नहीं पता, यू आर आउट ऑफ कंट्रोल, आप कॉन्शियस ही नहीं हो कि आपको ये नहीं पता आप क्या कर रहे हो. नाउ ड्राइविंग अ व्हीकल व्हेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल ड्रग इज़ अ क्राइम एज इज़ पब्लिक ड्रंकनेस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज अंडर राइट. अंडर राइट मीन्स to agree to pay an obligation which may arise from insurance policy. Agree to pay an obligation which may arise from an insurance policy. Second meaning क्या है? जब आप गारंटी दे रहे हो कि आप सारे के सारे शेयर्स ऑफ स्टॉक परचेज करोगे, बॉन्ड्स करोगे दैट आर इशूड बाय द कॉरपोरेशन. इज इट क्लियर? थर्ड क्या है कि आप गारंटी दे रहे हो कि आपने बिजनेस या प्रोजेक्ट में, और किस तरह से गारंटी दे रहे हो? इन्वेस्ट करके. दैट इज़ अ अंडर राइट. अंडर राइटर कौन है? जो इंश्योरेंस पॉलिसी लिख रहा है, जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज इशू कर रहा है या जो इन्वेस्ट कर रहा है, ही इज़ अ अंडर राइटर. नेक्स्ट इज अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल. नाउ अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल मीन्स कि जो किस अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को बोल रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ जाके नेगोशिएट करो और मेरा नाम डिस्क्लोज़ नहीं होना चाहिए, मीन्स कि प्रिंसिपल का नाम नहीं डिस्क्लोज़ होना चाहिए. तो जनरली वो एजेंट्स क्या करते हैं, वो अपने बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इस तरह से प्रिटेंड करते हैं, रिएक्ट करते हैं कि दे आर एक्टिंग फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. सो इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी है उसको रियल प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता होता. दैट इज़ अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज अनडिवाइडेड इंटरेस्ट. सॉरी गाइस. अनडिवाइडेड इंटरेस्ट मीन्स कि जब कोई प्रॉपर्टी में दो या दो से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट है और उसने अपना उन पार्टीज़ ने अपना इंटरेस्ट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ बाय परसेंटेज या फिर बाय डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ रियल एस्टेट. सो इस तरह के इंटरेस्ट जॉइंट टेनेंट्स के बीच में आते हैं, टेनेंट्स इन कॉमन और टेनेंट्स बाय द एंटायरिटी. दैट इज़ जो इंटरेस्ट डिवाइड ही नहीं है. इज इट क्लियर? दैट इज़ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट. नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस. नाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस, दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ दिस सेशन. अनड्यू इन्फ्लुएंस मीन्स कि जहाँ पे इट इज़ डिफाइंड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 16, सॉरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो यहाँ पे क्या, अगर आप सेक्शन 14 देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वहाँ पे उन्होंने क्या है कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय, देयर आर 5 थिंग्स: कॉर्जन अंडर सेक्शन 15,
undue influence under 16, fraud under 17, misrepresentation under 18 and mistake under section 20, 21, 22. तो undue influence के बारे में हम बात करते हैं। क्या है यहाँ पे, क्या दो पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट किस बेसिस पे कर रहे हैं? वहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंट पार्टी है एंड अदर इज ए सुपीरियर पार्टी। तो इट इज़ नॉट बाय द रिच और पुअर, ये अकॉर्डिंग टू दी स्टेटस यू कैन से। अगर डॉक्टर पेशेंट है तो चाहे वो पेशेंट बहुत ज़्यादा रिच है डॉक्टर से, बट जो रिलेशन वहाँ पे उस टाइम पे कौन ज़्यादा सुपीरियर पार्टी डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही पेशेंट ने काम करना है। तो इससे अब अंडर इन्फ्लुएंस क्या है कि वेयर यू आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज देयर वाज अ अंडर इन्फ्लुएंस, ठीक है। अंडर इन्फ्लुएंस था, उस वजह से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये आपको डोमिनेट कर रही है एक पार्टी। when one party is dominating you, that is superior party is dominating you and the no, तो आप उस केस में उस वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। डॉक्टर कह रहे हैं मैं आपको ऑपरेट तभी करूँगा अगर आप मेरे नाम पे ये प्रॉपर्टी कर दोगे। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट आप किस तरह से कर रहे हो? अनड्यू इन्फ्लुएंस से। इज इट क्लियर? आपको आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर है, that is an undue influence. So I'll read for you. The amount of pressure which one uses to force someone to execute a will, living assets in a particular way to make a direct gift while alive or sign a contract. So key element in that the influence was so great that testator, donor or party to the contract had lost the ability to exercise his or judgment and could not refuse to give it into the pressure. Is it clear? That is undue influence. Thank you guys.